हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं रितु त्रिवेदी आप सबका कुशल इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में सर ने आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। मतलब इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, उसका जन्मदाता कौन है, साइंस का मीनिंग क्या है, उसके फेमस इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इकोनॉमिक्स को इतना आगे बढ़ाया है, वो सारी के सारी डिटेल सर आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबको FIJC 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस समझाने। किसका? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में बच्चों अपने पास टोटल, जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, टोटल 10 चैप्टर्स है। अब ये जो 10 चैप्टर्स है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोग इस साल दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सीखने वाले हो, और कुछ कुछ आप लोग लास्ट पहले भी जो आपने पढ़ाई की ना, जो आपकी कॉमन थी स्कूल में, उसमें भी आप सीख चुके हो। लेकिन इस साल क्योंकि आपका जो स्ट्रीम है वो फिक्स हो चुका है कॉमर्स, इसलिए आप कुछ कुछ बातें ज्यादा डिटेल में सीखने वाले हो। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट द चैप्टर्स, कि हर एक चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जो टेक्स्ट बुक में आप लोगों का सीक्वेंस है चैप्टर्स का, हो सकता है कॉलेज में आपका आगे पीछे हो, लेकिन जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हम फॉलो करते हैं उसमें आपके चैप्टर नंबर्स 1 to 10 यही है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना बच्चों, इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सर सिखा चुके हैं, जैसे कि साइंस, जहां से इसका जन्म हुआ, आपको याद है नेचुरल और एग्जैक्ट साइंस। नेचुरल और एग्जैक्ट साइंस सेम होता है। दूसरा ब्रांच होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस का हिस्सा होता है हमारा एक इकोनॉमिक्स। उसके बाद उसके डेफिनेशंस, इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, उसके टाइप्स, पॉपुलर इकोनॉमिस्ट बच्चों जो आप लोगों को सर ने सिखाया था, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, एडम स्मिथ, वो सारी की सारी चीजें आप सीखेंगे। उसके स्कूल्स वही है, एंशियंट, मिडिवल, फिर बाद में एकदम रिसेंट वाला। उसके बाद उसके ब्रांचेस, ये सर ने आपको वर्ड मीनिंग के साथ बोर्ड पे समझाया था कि माइक्रो एंड मैक्रो ये वर्ड कहां से आए हैं, याद है ना आप लोगों को? तो उसके बारे में दोबारा आप सीखोगे इस चैप्टर में कि माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है। उस पे बेस्ड आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे कि वांट्स क्या होती है, वांट्स, वैल्यूज क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, वेल्थ, टाइप्स ऑफ इनकम, आपकी पर्सनल इनकम। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने, आपको याद है अपने स्कूल में भी सीखा था, सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, उसमें पर्सनल इनकम के बारे में आप सीखोगे, नेशनल इनकम के बारे में। ये सिर्फ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद आएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या? जब हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, वो आपको बताएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, जो ओल्ड सिलेबस है ना, इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर था, तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है, चैप्टर निकाल दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट आएगा इसके बीच का डिस्टिंग्विश। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर होगा ना बच्चों, वो दोबारा आपका इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने इधर ब्रांचेस लिखे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, उसमें से आप जो इस साल पढ़ने वाले हो वो बेसिकली है मैक्रो कॉन्सेप्ट्स। मैक्रो सर ने आपको बताया था, विच रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जो बड़े लेवल पे स्टडी करता है, सारे के सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी करता है। करेक्ट? तो ये है आपका अगेन इंट्रोडक्शन, अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन चैप्टर टू इकोनॉमिक्स। नाउ सेकेंड, सबको चाहिए मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। तो मनी एक्चुअली क्या होता है, ये आप इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में सीखोगे।
काफी लोग कैसा होता है मालूम है, हमारे जेब में भी रखा है वो मनी ना, नहीं, ये वो मनी नहीं है। आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली में मनी होता क्या है, उसका जन्म कैसे हुआ। सर ने आपको इसका भी बताया था कॉन्सेप्ट कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहां पर आप गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हो, करेक्ट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा गुड्स है देने के लिए, वो आपको चाहिए होने चाहिए ना। मतलब मेरी जो वांट है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो वांट है, मेरी जो डिमांड है, वो मैच तो होनी चाहिए, तभी तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल होगा। तो बार्टर सिस्टम में जो जो डिफिकल्टीज आई ना बच्चों, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, उसकी वजह से जन्म हुआ एक कॉमन एक्सचेंज का, एक ऐसा सिस्टम जहां पर अपने को सोचना ना पड़े कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा वो किसी और को चाहिए, क्या मैं ले लेके मेरे गुड्स घूमू नहीं मार्केट में। जैसे सपोज अगर मैं जूते बनाती हूँ तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैर है, मैं सबको पूछूंगी ना कि तुमको चाहिए क्या 8 नंबर का जूता, तुमको चाहिए क्या 9 नंबर का जूता। तो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, जिसने रूप धारण किया मनी का। तो मनी जन्मा बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज से। तो यहां पर उसका मीनिंग बताया जाएगा, डेफिनेशन आएगा उसका इवोल्यूशन। बच्चों इवोल्यूशन, जैसे हम कैसे पैदा हुए हैं फ्रॉम मंकीज, और उसके पहले अमीबा और क्या क्या डायनासोर थे, हम कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए। इवॉल्व यानी आज जो हम है वो कहां से यहां तक आए, हमारा पूरा सफर, उसका कहा जाता है इवोल्यूशन। तो हमारा जो सफर है जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन, वैसे मनी का भी इवोल्यूशन हुआ, उसके स्टेजेस है। जैसे पहले मनी के रूप में एनिमल को यूज किया जाता था, फिर शेल्स यूज हुए, फिर गोल्ड यूज हुआ, फिर कॉपर यूज हुआ, फिर पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया। तो ये है उसके इवोल्यूशन। फिर उसका टाइप, क्या क्वालिटी है जो मनी को बनाती है, यानी अगर आप किसी चीज को एज अ मनी कहना चाहते हो तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, वो बताएगा क्वालिटीज वाला पार्ट। उसके बाद बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी। आपको बच्चों शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मनी का एक बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। वो मनी होता है जो मनी काम करता है, यानी उसके काम के हिसाब से उसका नाम है, करेक्ट। तो यहां पर आप देखोगे मनी काम क्या करता है, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो फंक्शंस ऑफ मनी आएगा। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, और ये ज्यादा खुश मत हो देख के, ब्लैक मनी का सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है, ज्यादा डिटेल में आपको किस किस के पास ब्लैक मनी जमा है वो नहीं पता बताएंगे इसके अंदर, सिर्फ ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट आएगा, काला धन जिसको हम कहते हैं। तो ये आपको बताएगा मनी चैप्टर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है मनी चैप्टर, जिसमें आपको मनी कहां से आया, मीनिंग, फंक्शंस, क्वालिटीज, ये सारी की सारी चीजें सीखने मिलेगी। द थर्ड चैप्टर, एक्चुअली ये दे दिया है थर्ड, लेकिन वो प्योर इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे सर ने आपसे कहा था ना, साइंस के अंदर है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट आता है अलग से स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये आप सब लोग स्कूल में सीख चुके हो मैथ्स में। ये वही पार्ट है जो रिपीट होगा, लेकिन जब हम इधर पढ़ाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे रिपीट हो गया है, कर लो खुद से, डोंट वरी अबाउट दैट। वो आप फिर से आपको सब कुछ डिटेल में सिखाया जाएगा, जिसमें आप सीखोगे आपका फेवरेट मीन, अरे मीन, अरे एवरेज, टोटल डिवाइड बाय नंबर, फिर मीडियन, अरे मीडियन मिडल वैल्यू, उसके बाद मोड, कौन सा मोड, अरे आप लोगों का पोर्ट्रेट मोड और वो सब नहीं है कैमरे का मोड, यानी वो वाली वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो ये 3 एवरेजेस के बारे में आप सीखोगे, जिनको हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो मीडियन है ना, हम उसके भाइयों के बारे में सीखेंगे। मीडियन के 3 भाई बहन है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। ये आप लोगों ने स्कूल में इतना डिटेल में नहीं सीखा था, जो हम आपको इस साल इधर सिखाएंगे। तो पार्टीशन वैल्यू के अंदर आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक्स पूछे जाएंगे, यानी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जाम में, 5 मार्क का, 10 मार्क का। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक रहेगा। तो जो एसपी वाले स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, अरे बाप रे मैथ्स करना पड़ेगा। देखो, जो लाइफ में बेसिक कैलकुलेशंस चाहिए वो तो करना ही पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा कि जब भी आप इकोनॉमिक्स सीखोगे इस साल, नेक्स्ट ईयर, एफ.वाई. बीकॉम में
हर बार ये पार्टीशन वैल्यू आपको सीखना ही है। इंसान कम से कम अपने कॉमर्स के करियर में 4 बार ये चैप्टर सीखता है, 4 बार कम से कम, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली इधर हम लोग सिखाने वाले हैं। आफ्टर दैट द फोर्थ टॉपिक इज, देखो हम सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अरे बोलेंगे पहले जिधर रहते उधर की तो सीख ले इकोनॉमी के बारे में। तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा द इकोनॉमी ऑफ आवर महाराष्ट्र, हमारे स्टेट की इकोनॉमी कैसी है, उसके फीचर्स क्या है, उसके डिविजन्स कौन कौन से हैं, फिर उसमें कितने सेक्टर है। देखो बच्चों, सेक्टर तो हर एक इकोनॉमी के 3 होते हैं। एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी, सर ने आपको बताया था। दूसरा सेकेंडरी, ठीक है, जिसमें आती है इंडस्ट्री। तीसरा टर्शरी, जिसमें आती है सर्विसेज। तो ये तीनों सेक्टर महाराष्ट्र में उनकी सिचुएशन कैसी है, हम वो क्या होते हैं वो नहीं सीखेंगे। तीनों की सिचुएशन महाराष्ट्र में कैसी है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है और हमारी गवर्नमेंट ने उसको सुधारने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए। तो पहले हम क्या सीखेंगे, महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में, उसके फीचर्स और उसके तीनों सेक्टर्स के हालात के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हालात हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट उसमें ला रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप सीखोगे सर्विस सेक्टर के कोर एरियाज, यानी इस चैप्टर में आपको सर्विस सेक्टर पे ज्यादा जोर डाला गया है। जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ढांचा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर टूरिज्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब के बारे में आप सीखने वाले हो बच्चों। तो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया गया है क्योंकि ज्यादातर पैसा और आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर ही देता है। इसमें देखो बच्चों एक वर्ड है हॉस्पिटैलिटी, वो हॉस्पिटल नहीं है ना, आजकल कोविड की वजह से सबके दिमाग में एक ही वर्ड घूमता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है। हॉस्पिटैलिटी वर्ड का मतलब होता है जो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो। कंज्यूमर यानी जो ग्राहक को डायरेक्टली सर्विस सेटिस्फेक्शन देता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। जिसका एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो आएंगे होटल्स, होटल जहां पर हम जाके रहते हैं, रेस्टोरेंट जहां पर हम खाना खाते हैं, इवेंट मैनेजर्स जो आके हमारी शादियां ऑर्गेनाइज करते हैं, बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हम लोगों को डायरेक्ट सर्विस देते हैं ना, दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। तो जो डायरेक्टली ग्राहकों से जुड़ी हुई सर्विसेज है वो होती है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो आपको पता ही है, एंटरटेनमेंट वाला नहीं है, यानी एंटरटेनमेंट यानी हमारे बॉलीवुड, हमारा टीवी इंडस्ट्री, ये सब के बारे में भी एक छोटा सा पैराग्राफ आप लोग सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें आप कौन से स्टेट की अर्थव्यवस्था सीखोगे, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र स्टेट की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। यानी देखो बच्चों, आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है ना लास्ट ईयर से, अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज उन्होंने चेंज किया है ताकि जो आपके आजू बाजू में हो रहा है, जो आप लोगों को काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में, वही आपको सिखाया जा रहा है। Then comes the fifth chapter. Fifth chapter is rural development in India. इंडिया की बारी आ गई। अभी देखो महाराष्ट्र में इंडिया पे आ गए। आपको ये वर्ड पे जरा ध्यान देना है। रूरल यानी विलेजेस, गांव। गांव शब्द से बना है रूरल, शहर शब्द से बना है अर्बन। तो हम इकोनॉमिक्स में कभी भी सिटीज और विलेजेस नहीं बोलते, हम बोलते हैं अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। और आपको पता है बच्चों, हमारी गवर्नमेंट अब रूरल एरिया को डेवलप करने में लगी है क्योंकि अब सभी को समझ में आ गया कि जब तक गांव डेवलप नहीं होंगे ना, तब तक पूरे के पूरे देश का विकास हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप लोग सीखोगे पूरे इंडिया के रूरल डेवलपमेंट के बारे में, जिसके में आपको बताया जाएगा रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, डेफिनेशंस, रूरल डेवलपमेंट कब हुआ ऐसा माना जाएगा। देखो, पहचानने के लिए किसी भी बंदे को, किसी भी चीज को पहचानने के लिए हम जानते हैं उसके फीचर्स के बारे में। जैसे अपन बोलते हैं इसके फीचर्स अच्छे है। फीचर्स यानी क्या, वो दिखता ऐसे बराबर, नाक ऐसे बराबर है, कान वान से बराबर है। फीचर्स यानी क्या कि उसको हम पूरे डिस्क्राइब करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट के फीचर्स कब हुआ, गांव में डेवलपमेंट, वो पहचानने के जो पॉइंट्स है वो है फीचर्स। फिर रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है,
क्योंकि उसके बिना बाकी कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसका इंपॉर्टेंस आप सीखोगे। फिर रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अपने को लगता है गांव बोला यानी खाली फार्मर्स, खाली खेती बाड़ी होती रहेगी उधर, ऐसा नहीं है बच्चों। गांव में भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर है, आर्टिशंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, उस सब के बारे में आप सीखोगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज के डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है पैसे की। तो गवर्नमेंट को ही पता है कि अगर रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना है तो चाहिए क्या, फाइनेंस। तो इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा रूरल फाइनेंसेस के बारे में। आपको बताया जाएगा कि फिलहाल वहां का देखो नाम क्रेडिट है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यही होता है फाइनेंस, कि उनको पैसे कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं और पैसे कहाँ कहाँ से मिलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको पता है गांव में बेचारे बैंक वाले उनको देते नहीं है, ठीक है, फाइनेंस, तो उनको कहाँ जाना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है साहूकारों के पास, जो उनका शोषण करते हैं, जिसकी वजह से बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो उनको किस तरह से इस पूरे के पूरे जंजाल से बाहर निकाला जाए, दूसरे कौन से सोर्सेज है फाइनेंस के, ये आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे 5 चैप्टर्स, इसको जरा एक बार देख लो, फिर हम बाकी के 5 के बारे में जानते हैं, ठीक है। ओके, तो देख लो जरा ये 5 टॉपिक्स क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो देख लिया, समझ लिया ये 5 चैप्टर्स को। ये आपका 50% सिलेबस है। बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें से बच्चों ये जो 3 है ना, 6, 7, 8, ये जो 3 टॉपिक्स है, ये है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन 3 चैप्टर्स, जो आप लोग पहले भी कर चुके हो, अभी भी कर रहे हो, आगे भी करोगे, क्योंकि हर चुनाव का मुद्दा है, बरसों से चला आ रहा है, जब से अपना देश आजाद हुआ, और पता नहीं कब तक चलने वाला है। यानी दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अरे बेसिक प्रॉब्लम, पॉपुलेशन, बराबर की नहीं, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बेरोजगारी, और तीसरा पॉवर्टी इन इंडिया। मेरा मानना तो यह है बच्चों, सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे देश की वो एक ही है, पॉपुलेशन। होपफुली हमारी ये जो गवर्नमेंट है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने वाली है। अगर वो आ गया ना, तो पॉपुलेशन से जुड़ी हुई बाकी कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। होपफुली जैसे हमने काफी अच्छे अच्छे डिसीजंस देखे, शायद ये भी जल्द से जल्द आ जाए। ये तीनों टॉपिक्स इतनी बार आप सुन चुके हो कि आपको देखने में बड़े आसान लगेंगे, पढ़ने भी इजी लगेंगे। जैसे कि पॉपुलेशन में, वही पॉपुलेशन क्या होता है, देखो पॉपुलेशन हर बार समस्या नहीं होती, समस्या है अति पॉपुलेशन। कोई भी चीज समस्या नहीं होती है, कोई भी चीज जब अति हो जाती है यानी एक्सट्रीम हो जाती है। एक्सट्रीम वर्ड का मतलब क्या है, या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। जैसे अपने देश में ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक समस्या है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम पॉपुलेशन भी एक समस्या है। तो जब भी आप बोलोगे ना पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इट इज नॉट ऑलवेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कम पॉपुलेशन भी समस्या होती है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि आखिर पॉपुलेशन समस्या कब है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इंडिया में उसका ट्रेंड क्या चला रहा है। ट्रेंड यानी क्या, बरसों से हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ किस तरह से हुआ, और वो कौन से साल से आप देखोगे, फ्रॉम द ईयर 1911 टू 2011। हर साल पॉपुलेशन कितने से बढ़ी, कितने % से बढ़ी, ये आपको इस टेबल में बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज। स्टेज 1 जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, स्टेज 2 जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, स्टेज 3 दोबारा पॉपुलेशन कम हो जाती है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे, क्योंकि स्टेज 1 में वो देश होते हैं जो विकसित नहीं है, जिसकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। तो ऐसे देश में क्या होगा बच्चों, जिसकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, डेथ रेट भी ज्यादा होगा, बर्थ रेट भी ज्यादा होगा, यानी जितने आए उतने गए, तो पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल। थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज वो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज, करेक्ट, जिसमें बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है।
तो उधर भी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल है। बचा बीच का स्टेज, हम जैसी कंट्रीज जो डेवलपिंग है, जहां पर डेथ रेट तो कम हो गई, बर्थ रेट अभी भी हाई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो आपको बताया जाएगा डिटेल में थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तीनों स्टेजेस। उसके बाद ये तो आपको पता ही है, बर्थ रेट डेथ रेट क्या होती है, पर 1000 जितने लोग पैदा हुए, पर 1000 जितने लोग मरे, बर्थ रेट डेथ रेट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको कहा जाता है, एंड देन कौन कौन से मेजर बरसों से हमारी सरकार ले रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चों, पॉपुलेशन समस्या नहीं है, हमारे पास क्या है जो किसी के पास नहीं है, ब्रेन है हमारे पास, ब्रेन। तो एक्चुअली हम खुद को एज अ रिसोर्स यानी क्या, एज अ बहुत इंपॉर्टेंट असेट क्रिएट कर सकते हैं। हम इंसानों को बहुत इंपॉर्टेंट असेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो यहां पर पॉपुलेशन चैप्टर जो आप पहले से कर चुके हो काफी बार, दोबारा आएगा। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेरोजगारी। बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी हमारे देश में। हर साल जितने लोग पास आउट होते हैं उतने लोगों को जॉब नहीं मिलती, ऐड होते जाते बेरोजगारी के आंकड़ों में। तो हर साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा उसका इंट्रोडक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तुम बोलोगे अरे बेरोजगारों को भी स्टडी करना है क्या, अब कितने टाइप के बेरोजगार है। यस, उनका मीनिंग, उनके टाइप्स, किन कारणों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए। तो ये दूसरा आप लोगों का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया। तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बच्चों पॉवर्टी, गरीबी। अगेन जिसमें क्या आएगा, सेम इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, गरीबी का भी मीनिंग है बच्चों। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, उसमें भी 2-3 डेफिनेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट। गरीब किसको बोलते हैं, और आपको हंसी भी आएगी उस टाइम पे वो डेफिनेशन सुन के। तो उनका मीनिंग, उनके कॉन्सेप्ट्स, कितने टाइप के गरीब होते हैं, एस्टिमेट। बच्चों एस्टिमेट यानी क्या, कितने गरीब हुए, मतलब कि परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, क्या क्या कारण है गरीब होने के, क्या क्या मेजर्स लिए गए टू इराडिकेट यानी टू रिमूव, हटाने के लिए, टू रिमूव पॉवर्टी, क्या क्या मेजर्स हमारी सरकार ने लिए। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, वो ऐसा कुछ नहीं, ये लाइन खींच दी, इसके इस तरह वाले गरीब उस तरह वाले नहीं, ऐसा कभी ना कभी आज तक कभी लाइफ में से कोई लाइन देखी है क्या, नहीं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो खाली डिफाइन करती है कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन ऊपर, और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 3 टॉपिक जो है ना बच्चों, वो हमारे देश की समस्याओं के बारे में है, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। अब जो लास्ट के जो 2 टॉपिक है ना, उसमें से ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों को स्कूल में था, अभी है, वापस डिग्री कॉलेज में आप पढ़ोगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारी जो पॉलिसीज है इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे बड़ा बदलाव आया था 1991। होपफुली आप लोग ये साल भूले नहीं हो, आप लोगों को स्कूल में भी था। 1991 इज द ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। बच्चों क्या है वर्ड क्या है, रिफॉर्म। फॉर्म का मतलब बनाना, री यानी दोबारा। तो जो पॉलिसीज दोबारा बनाई गई, चेंज की गई, कौन से साल में, 1991, उसके बारे में आप पढ़ोगे। जो जो बदलाव आए थे ना बच्चों पॉलिसीज में, उसको इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एलपीजी। आपके जो घर में सिलेंडर है वो नहीं, एलपीजी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें क्या क्या पॉलिसीज में बदलाव लाए जिसने हमारे इंडिया का पूरा रूपांतर कर दिया। हमारे देश में बहुत मेजर चेंजेस आए और अच्छे चेंजेस आए, तो उसके बारे में आप सीखोगे। इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों ली गई, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मकसद क्या था, इतना बड़ा बदलाव लाने की जरूरत क्या थी, उसके फीचर्स, क्या क्या अचीव हुआ ये चेंजेस लाने के बाद, हमने क्या क्या हासिल किया, कहां कहां ये प्लान फेल हो गए, एंड देन हर एक के बारे में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा।
तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों के बारे में जानना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। बच्चों आप लोगों को पता है प्लान्स के बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। प्लानिंग करते हैं तभी हम सक्सेसफुल होते हैं, और हमारा तो इतना बड़ा देश है। तो जब से हम आजाद हुए हमने एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया था 1950 में, जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, हर 5 साल में क्या क्या होगा। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग की जरूरत क्यों है, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वो आपको मीनिंग के साथ दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, जरूरत क्यों पड़ी उसकी, उसका डेफिनेशन, उसके फीचर्स। किसके फीचर्स है ये सब, किसकी बात कर रही हूं मैं, इकोनॉमिक प्लानिंग की। और उसके बाद आपको 5 ईयर प्लान्स, 1 से 12 जो प्लान्स हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं, 1 से 12 प्लान्स, यानी 1 से 12 कैसे हुए, देखो 50s में हमने प्लानिंग शुरू की, आज 2020 चल रहा है, 70 साल हुए। 5 ईयर प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लानिंग, तो 70 डिवाइड बाय 5, 14 प्लान्स बनने चाहिए। कितने हुए हैं, 12। अरे बाकी के 2 किधर गए। उस टाइम पे बीच में इमरजेंसीज आई थी, वॉर हुए थे, तब हमारी प्लानिंग हॉलीडेज थी। उसके बारे में भी आप देखोगे कि कब कब प्लानिंग हमने नहीं की इमरजेंसीज की वजह से। तो आपको 5 ईयर प्लान 1 से 12 का सिर्फ एक रफ आइडिया दिया जाएगा, एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस यानी सिर्फ एक बार आपको देखना है, एक नजर घुमानी है, ग्लांस मारना है। बोलते हैं एक बार नजर मार ले उसके ऊपर, तो नजर मारनी है हमको। फिर टारगेट्स ऑफ 12 5 ईयर प्लान, ये प्लान जो है ये आप डिटेल में सीखोगे। इसका टारगेट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसके पिलर्स, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 12 5 ईयर प्लान के बारे में आप सारी चीजें सीखने वाले हो। 12 5 ईयर प्लान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां तक ना बच्चों, ये जो पार्ट है ना, यहां तक इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन, 5 ईयर प्लान कौन कौन से, और 12 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या है। तो इधर इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म होता है। तो एक पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या है, नाम नहीं दिया उन्होंने। सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि ये प्लान करते कौन लोग हैं। बच्चों स्कूल में आपने सीखा था प्लानिंग कमीशन के बारे में, लेकिन आपको शायद अब आइडिया होगा, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, जब से मोदी गवर्नमेंट आई, जिसको लोग कहते हैं एज अ मोदी गवर्नमेंट, 2014 में 2014 के बाद मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया बाय नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया बच्चों इन 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसका गठन किया गया। नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ आवर गवर्नमेंट। थिंक टैंक यानी क्या, जहां पर सब ब्रेन्स भरे हुए हैं, जो सोचते हैं, बहुत होशियार लोग हैं, जो प्लान करते हैं, जो आइडियाज देते हैं हमारी गवर्नमेंट को, और उसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट काम करती है। तो नीति आयोग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसपे आपको क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आता है। तो उसमें आप नीति आयोग का इंट्रोडक्शन, पिलर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब चीज सीखने वाले। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में 5 ईयर प्लानिंग, सेकेंड पार्ट में आप पढ़ोगे रिगार्डिंग नीति आयोग। तो ये हो गए हमारे बाकी के 5। पहले 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बाकी के जो 2 थे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, और लास्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बच्चों देखो टोटल 10 चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके स्कूल के ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भी आपको पढ़ना है, ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स 5 साल तक रहने वाले हैं। उसके आगे भी अगर आप CA, CS, LLB करते हो, इकोनॉमिक्स आएगा ही हर साल। तो ये आपको अच्छे से इसके साथ आपको दोस्ती करनी है बच्चों। तो देखो जो 10 चैप्टर्स एक बार फिर से बताती हूँ क्या क्या है। पहला जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप माइक्रो मैक्रो, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखोगे, वांट्स, वैल्यूज। दूसरा मनी क्या होता है, क्यों होता है, उसकी जरूरत क्यों है। तीसरा पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू मैथ्स का टॉपिक है, डोंट वरी, वो भी डिटेल में करेंगे। मीन, मीडियन, मोड जो आपने सीखा था वो सीखा था, लोग दोबारा भी सिखाएंगे। चौथा महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में, हमारे स्टेट की इकोनॉमी के बारे में, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स दिए।
पांचवा, गांव जो है हमारे देश के उसको कैसे डेवलप करें, उसके कॉन्सेप्ट्स, ये हो गया। उसके बाद 3 है आपके प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एंड लास्ट के 2 में से एक है 1991 की पॉलिसी पूरा डिटेल में, एंड लास्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जब से हम आजाद हुए तब से लेके अब तक। और अब कौन है फिलहाल, प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब कौन है, नीति आयोग है, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर FIJC का सिलेबस, FIJC यानी 11th महाराष्ट्र बोर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे जल्दी। बाय बाय, सी यू ऑल, बाय।